हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ टाइटन एकेडमी। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे चल रही होगी। दोस्तों, आप लोगों ने काइनेमेटिक्स को और एनएलएम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे इसमें, जिनकी हेल्प से आप फिजिक्स को फील करने लगे हो और फिजिक्स आपको आसान लगने लगी है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज सेंटर ऑफ मास। क्लियर? तो टाइम का वेस्ट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं पहले सेंटर ऑफ मास को आपको एक्चुअल में फील कराने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अकॉर्डिंग टू चैप्टर। ओके, तो ओके मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला, फर्स्ट, ये मैंने एक स्टैंड पे एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। क्या किया है? एक m मास का ब्लॉक एक स्टैंड पर रखा हुआ है एग्जाम्पल पे। तो यहां पे मैंने देखा ये जो मास है वो बैलेंस है, बैलेंस है, तभी तो रुका हुआ है। इनबैलेंस हो जाए तो इधर उधर गिरने लगता। क्लियर? अच्छा, बैलेंस है, यहां से आप लोगों ने एक आइडिया लगाया। अच्छा, बैलेंस है, इसका मतलब ये जो मास है, इसका मास लाई, इट्स मास लाई एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर लाई कर रहा है कहीं पे, यहां पे सपोज करके दिस इज द सेंटर ऑफ मास। क्लियर? अच्छा, मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, एक रॉड लिया इस टाइप से, एक रॉड लिया इस टाइप से, कनेक्टेड पॉइंट। क्लियर? अभी तो बैलेंस है, लेकिन मैंने इस पे 2 ब्लॉक मास रखा, m2 एंड m1, बट विद ए कंडीशन m2 ग्रेटर देन m1, m2 ग्रेटर देन m1। तो क्या हो जाएगा? ये वन साइड में इंक्लाइन होगा, यानी कि m2 साइड में स्लोप ले लेगा, है ना, अनबैलेंस हो जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या किया, इधर गिरते जा रहा है ये, है ना, अनबैलेंस हो गया। तो मैंने क्या किया, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, जो इनर्शियल कॉन्टैक्ट पॉइंट था, उस कॉन्टैक्ट फोर्स को मैंने राइट साइड में शिफ्ट करना स्टार्ट किया। राइट साइड में जैसे मैं शिफ्ट करता गया तो मैंने देखा ये एक दूसरे एक कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जाके बैलेंस हो गया, एक दूसरे वाले कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहां पे जो क्या था, अनबैलेंस, ये जो क्या था, ये आपका अनबैलेंस था। लेकिन दूसरे पॉइंट पर भी आके क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। ओ, यहां से मैंने दिमाग लगाया, अच्छा तो क्या ये सिस्टम का मास, सिस्टम का m1 m2 प्लस रॉड, ये तीनों पार्टिकलों का मास, क्या इस पॉइंट पे जहां पे ये बैलेंस हो गया है कॉन्टैक्ट पॉइंट के एक्सिस पे, क्या वहां पे सारा पॉइंट कंसंट्रेट है? फिर मैंने देखा, अच्छा ठीक है, बैलेंस है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि पूरा मास इस पॉइंट पर कंसंट्रेट है, तो यहां पे मास 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। अच्छा, ये तो गलत हो गया कि ऐसा तो पॉइंट नहीं है जो यहीं पे सारा मास एक्ट कर रहा, कंसंट्रेट हो। ओके, फिर मैंने दिमाग, अच्छा रियलिटी में नहीं है, तो क्या मैं इमेजिन कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट इमेजिन कर सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि उस पॉइंट पे इस सिस्टम का होल मास कंसंट्रेट हो, एक इमेजिनरी पॉइंट। क्लियर? तो यहां से मैं लिख सकता हूं वी कैन कंसीडर a imaginary point at which whole mass of system suppose to be कंसंट्रेट। एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया जहां पे मैंने सारे सिस्टम को कंसंट्रेट कर दिया। इमेजिनरी पॉइंट, नॉट रियलिटी पॉइंट। दिस इमेजिनरी पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। दिस इमेजिनरी पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। क्या है? दिस इमेजिनरी point is called center of mass। इसी को मैंने क्या कह दिया, एक सेंटर ऑफ मास बोल दिया।
तो सेंट्रोमास से हम लोगों ने इस पॉइंट से क्या क्लियर हुआ कि व्हाट इज द सेंट्रोमास। सेंट्रोमास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरे सिस्टम के मास को मैं कंसंट्रेट मान सकता हूं, कि पूरे मास को एक पॉइंट में मैं कंसीडर कर सकता हूं, वो है सेंट्रोमास। दूसरा पॉइंट, सेंट्रोमास इज नॉट ए रियल, इट इज द इमेजिनरी पॉइंट, इट इज द इमेजिनरी पॉइंट। तो यहां से आपको बोला जाए कि डिफाइन द सेंट्रोमास, तो क्या लिखोगे? सेंट्रोमास, व्हाट इज द सेंट्रोमास? it is a point at which whole entire mass या whole mass of system, whole mass of system supposed to be concentrate। एंड सेकेंड पॉइंट क्या लगोगे? इट इज नॉट रियल, इट इज नॉट रियल, ये रियल नहीं है। ओके अब बात आ गई, ये तो क्लियर हुआ, थोड़ा सा तो फील हुआ आपको सेंट्रोमास क्या होता है। बाकी तो चैप्टर बहुत अभी तो चालू हुआ है, अभी तो पूरा मास बाकी, सेंट्रोमास बाकी है, थोड़ा सा तो फील हुआ होगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट मुझे जरूरत क्यों ही, इतनी फिजिक्स है, ओवरबर्डन बढ़ाने की क्या जरूरत हुई, क्यों मुझे एक्स्ट्रा स्टडी करना, जरूरत क्या है मुझे, इससे फायदा क्या है, व्हाट इज द सेंटर मास, ये समझे। अब सेंटर मास से मुझे जरूरत क्यों पड़ी उसकी, ये मैं समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूं आपको कि नीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके ध्यान दीजिए, थोड़ी मैं फील कराने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज द सेंटर मास, थोड़ा फील किया। अब देखेंगे कि सेंटर मास पढ़ने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी, क्या फायदा है मेरा उसको। दूसरा मैं ये एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है, ब्लॉक एम है, ब्लॉक एम है, इसका एक्सीलरेशन है ए, एक्सीलरेशन है ए वेक्टर। ओके अच्छा, इस ब्लॉक का प्रत्येक पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या है? ए है। प्रत्येक पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या है? ए है। तो यहां पे लिख सकते हो आप एफ नेट इजकल टू, सॉरी कलर चेंज कर लेते, यहां पे आप लिख सकते हो एफ नेट इजकल टू एफ ए वेक्टर, ये लिख सकते हो। ये तब लिख सकते हो जब एवरी पॉइंट ऑफ दिस ब्लॉक हैव सेम एक्सीलरेशन। अरे नेट फोर्स तभी लिख रहे हो ना, एक्सीलरेशन तो एक यूज कर रहे हो ना, यानी कि इस ब्लॉक का जो मास है उसका प्रत्येक पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम है। तो ये क्या कहा है? बिकॉज, ये कब लिख सकता हूं मैं? बिकॉज every point of this mass, this block has same acceleration। ओके देयर इज नो प्रॉब्लम, ये तो हम लोग यूज करते आए हैं और यूज करते रहेंगे फिजिक्स के अंदर। अब बात है ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला एग्जांपल है। यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चा, यहां पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? दिस इज द रॉड एंड दिस इज द हिंज at point O, hinge at point O and rotate with the angular velocity omega। ओके अगर मैंने कंसीडर किया, सपोज यहां पे एक मास m1 है और यहां पे मास m2 है और यहां पे मास m3, मैंने कंसीडर कर दिया। देयर इज मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस रॉड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। मैंने तो 3 एग्जांपल के लिए 3 कंसीडर कर लिए हैं कि m1 m2। ओके जो m1 है वो x1 डिस्टेंस पर है, m2 है वो x2 डिस्टेंस पर है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, और m3 है x3 डिस्टेंस पे। ओके यहां तक क्लियर हुआ मेरे को। अगर मैं m1 पार्टिकल का एक्सीलरेशन निकालूं, एक्सीलरेशन क्या होता था? एक्सीलरेशन होता है r अल्फा, r इज द फर्स्ट पार्टिकल के लिए r की वैल्यू x1 हो जाएगी। तो यहां से a1 की वैल्यू आएगी, यहां से a2 की वैल्यू आएगी, यहां से a3 की वैल्यू आएगी। तो a1 की वैल्यू आएगी x1 अल्फा और a2 की वैल्यू आएगी x2 अल्फा और a3 की आएगी x3 अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। तो आप यहां से ऑब्जर्व कर पा रहे हो प्रत्येक पॉइंट जो m1 m2 m3 है उनके लिए अल्फा तो सेम हो रहा है। ओके अल्फा तो ओके इक्वल है, लेकिन x तो वेरी कर रही है। मीन्स एवरी पॉइंट हैव डिफरेंट एक्सीलरेशन। तो यहां से लिख सकते हो आप, यहां से आप लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो? देयर इज नो
same acceleration, no same acceleration for every point, प्रत्येक पॉइंट के लिए सेम एक्सीलरेशन नहीं है, मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई एफ नेट वेक्टर इजकल टू एम ए वेक्टर। इसको अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि प्रत्येक पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या है, डिफरेंट है। क्लियर? लेकिन हमारे पास तो यही एक ब्रह्मास्त्र था, फोर्स की बात है, एनएलएम की बात आती है, ये नहीं है तो फिर क्या यूज करूंगा मैं, क्या यूज करूंगा, फिर कोई सॉल्यूशन है क्या? तो यहां पे हम लोगों ने दिमाग लगाया, कि इस जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट मास रखते हैं पूरी रॉड के अंदर, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनको उस सारे मास को एक पॉइंट कंसीडर कर लूं, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर लूं, वही अभी जो आपने किया सेंटर मास वाला, एक पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया जिस पे सारे मास को मैं कंसंट्रेट मान सकता हूं, तब तो एक ही मास हो जाएगा, तो एक ही एक्सीलरेशन हो जाएगा और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? तो यहां से मैं मान सकता हूं, अगर मैं इस ब्लॉक पे सेंटर मास डिफाइन कर लूं और सेंटर मास पर फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो यहां से आप लिख सकते हो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, we can consider a point at which whole mass suppose to be concentrate, that is सेंटर ऑफ मास। यहां पे सेंटर ऑफ मास ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि आप इस टाइप की कोई बॉडी है, इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ये नहीं कोई जनरल टर्म भी ले लो, इस तरीके से कोई बॉडी है, यहाँ पे क्या है, ये हिंज है, यहाँ पे क्या है, ये हिंज है और यहाँ पर रोटेट कर रही है, तो मैं क्या करूँगा, एक सेंटर ऑफ मास डिसाइड कर लूँगा, लाइक दिस इज द सेंटर ऑफ मास, इसका एक्सीलरेशन निकालूंगा ए, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। Now we can apply F net vector is equal to mass into acceleration of center of mass। प्रॉब्लम सॉल्व। सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर लो, उस पर फॉर्मूला लगा दो, जो कंटिन्यूसली बॉडी है उस पर भी हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहली प्रॉब्लम सॉल्व। सेकेंड एग्जांपल मैं ले लेता हूं ये वाला। अगर कोई ब्लॉक है, देखो इसको ही छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। यहां से मैंने दूसरा एग्जांपल लिया। एक सर्कल है, सर्कल पे एक पॉइंट ए है और सर्कल इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन पे। एक सर्कल की जो पेरीमीटर है उस पे एक ए पॉइंट है, तो मुझे करना है एनालाइज अ मोशन ऑफ पॉइंट ए या एनालाइज ऑफ ए पाथ ऑफ ए पॉइंट ए। जो ए वाला पाथ है, ए वाला पॉइंट है, उसका पाथ आएगा, उसको एनालिसिस करना है, उसकी मोशन को एनालिसिस करना है। तो ऑब्जर्व कीजिए, जब पहला इनर्शियल सिचुएशन ये है इसकी सर्कल की, नेक्स्ट वाला पॉइंट ए यहाँ पे कहीं आएगा, इस पॉइंट पे, कुछ पॉइंट बाद यहाँ आ जाएगा, कुछ पॉइंट बाद यहाँ पे होगा, कुछ समय बाद कहाँ होगा, यहाँ इधर घूम के इधर आएगा,
ऐसे ऐसे करके, तो इस तरीके से एक पाथ बनेगा। किसका? पाथ ऑफ पॉइंट ए का इस तरीके का पाथ बनेगा। ये पाथ जनरली होता है साइक्लॉइड। कैसा होता है? साइक्लॉइड। साइक्लॉइड तो होता है, बट इट्स पाथ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ये पाथ। कैसा? साइक्लॉइड। अब इस साइक्लॉइड को एनालिसिस करना कितना आसान है। क्लियर? ये बहुत डिफिकल्ट है। कैसे करोगे? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कि द एनालाइज of this motion is very difficult, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं एक सॉल्यूशन निकालूं, इस मोशन को मैंने दो पार्टों में तोड़ दिया, दो टाइप की मोशन में, ठीक है ना। मैं क्या कर सकता हूं कि बट वी कैन डिवाइड this motion in two type motion। टू टाइप मोशन में मैं इसको तोड़ सकता हूं। पहला, मैं क्या करूं, जो इसका सेंटर ऑफ मास, सपोज दिस इज द सर्कल को मैं सेंटर ऑफ मास मान लूं, तो सेंटर पे जाके बैठ जाता हूं, सेंटर पे जाके बैठ जाता हूं। अब जैसे ही सेंटर पे बैठ जाएंगे, यानी कि मैं एक्चुअल में ऑब्जर्व कर रहा हूं मोशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मैं सेंटर पे, और मैंने बताया था आपको जिसके भी रेस्पेक्ट में आपको किसी मोशन को ऑब्जर्व करना है वहीं जाके बैठ जाओ। अब वहीं जाके बैठ जाओ, मुझे सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ये मोशन ऑब्जर्व करनी है, तो सेंटर पर जाके बैठ गया। अब जहां मैं बैठ जाऊंगा मेरे ही रेस्पेक्ट में मैं खुद रेस्ट पे हो जाऊंगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास तो अपने ही रेस्पेक्ट में जीरो रेस्ट पर रहेगा। ओके, तो जैसे ही मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठा तो मैं तो रेस्ट पे हो गया, सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट पे हो गया। अब जो ए है, ए क्या कर रहा है? इस तरह से घूम रहा है मेरे चारों ओर। अच्छा, अब देखो कौन सी टाइप की मोशन हो जाएगी? सर्कुलर मोशन, यानी कि मोशन ऑफ पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मैं सेंटर ऑफ मास बैठ गया, अब ए इस तरीके से रोटेट कर रहा है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मैंने देखा ये जो है विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यहां से मैंने देखा ये जो मोशन आई वो सर्कुलर मोशन ऑफ ए, सर्कुलर मोशन हो गई। ये कैसा कर रहा है? सर्कुलर मोशन बट विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब ए जो है, ए भी तो अगर ग्राउंड से आप खड़े होकर देख रहे हो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ए भी तो आगे चल रहा है। जैसे से आगे बढ़ेगा सर्कल इस तरीके से, तो उसका सेंटर भी तो आगे जाता जाएगा, सो साइकिल चल रहा है। अब साइकिल आगे चल रहा है तो साइकिल के सेंटर को आप देखिएगा, साइकिल तो जो पेरीमीटर है उसका रिम है वो तो रोटेट कर रहा है, लेकिन सेंटर तो वही है, लेकिन वो एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है कि नहीं, यानी लीनियर मोशन कर रहा है। जब आप ग्राउंड पर खड़े होकर देख रहे हो तब, तो मैं यहां पे जो सेंटर ऑफ मास है उसकी मोशन देख रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैंने देखा तो इसकी जो मोशन आई सेंटर ऑफ मास की, कैसी आई? लीनियर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मैंने दो टाइप में तोड़े, इसी मोशन को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। एक तो सर्कुलर पार्ट, उसे आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। दूसरा लीनियर मोशन, ये और भी आसान है। होगी कि नहीं प्रॉब्लम सॉल्व? जो बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम थी, बाय द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ मास कन्वर्ट दिस डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू द इजी प्रॉब्लम। दिस इज द नीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मुझे उम्मीद है थोड़ी सी चीजें फील हुई होंगी आपको कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास पढ़ने का मुझे फायदा क्या हुआ है। अब बताइए, ठीक है सर वो तो बात तो ठीक है,
ये तो यूज कर रहे हो, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा सेंटर ऑफ मास कहाँ है, मींस कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप देखते हैं हम लोग कोई भी पार्टिकल गिवन है, कोई भी बॉडी गिवन है, उसका सेंटर ऑफ मास किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, सपोज अ सिस्टम हैव ए many number of particle, but for example I give a 3 particle m1 m2 and m3, m1 m2 m3 3 पार्टिकल है एक सिस्टम के अंदर, जिसमें m1 का पोजीशन वेक्टर ले लिया है मैंने r1 वेक्टर, एंड m2 का जो मैंने पोजीशन वेक्टर लिया है r2 वेक्टर, एंड m3 का r3 वेक्टर। अब मुझे एक ऐसा पॉइंट डिफाइन करना है, वो पॉइंट डिसाइड करना है जहां पे इन तीनों जो पार्टिकल है उनके कंबाइंड मास को टोटल में एक पॉइंट पे कंसंट्रेट मान पाऊं, कर पाऊं, कंसंट्रेट अज्यूम कर पाऊं, ठीक है ना। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए फॉर्मूला RCM वेक्टर जो आपने पढ़ा है क्या होता है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइड टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्लियर। m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना। अच्छा, दिस इज द पोजिशनरी वेक्टर जिसका आंसर आपको आई कैप, जे कैप और के कैप में मिलेगा, मींस एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा और जे कोऑर्डिनेट, जेड के कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं सेपरेट निकालना चाहूँ एक्स के एक्स का कोऑर्डिनेट निकालना हूँ सेपरेटली, और वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ और जेड कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ, उसके लिए क्या लिख सकते हो आप, उसके लिए क्या लिख सकते हो आप, अगर x कोऑर्डिनेट निकालूं cm इजकल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, क्लियर। अगर बाई कोऑर्डिनेट निकालूं इसी तरीके से m1 बाई 1 प्लस m2 बाई 2 प्लस m3 बाई 3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझता हूँ, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये एग्जाम्पल गिवन है आपको, देखिए। अ सिस्टम हैज टू मास है m1 2 kg एंड m2 4 kg, एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ r1 की गिवन है i कैप प्लस 2 j कैप एंड r2 इज 3 i कैप प्लस 6 j कैप, देन फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। पोजिशन वेक्टर आर कैप, जे कैप, r1 यानी पोजिशन वेक्टर की टर्म में गिवन है, तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, क्या याद करेंगे, RCM वेक्टर क्या होता है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, ओके। m1 कितना है बच्चा, m1 है 2, और अच्छा r1 कितना है i कैफ प्लस 2 j कैफ, ओके, प्लस m2 कितना है 4 kg एंड r2 कितना है 3 i कैफ प्लस 6 j कैफ, क्लियर, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 4। इसको सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया 2 i कैफ प्लस की 4 j कैफ, प्रोडक्ट कर रहा हूँ, प्लस 4 का 4 इंटू 3 12 i कैफ प्लस की 24 j कैफ डिवाइड बाई 6। अब i को i ऐड करो और j को ऐड कर लो, तो i 2i और 12i यानी 14 i कैप, ओके, प्लस j कितना हो गया 24 एंड 4 28 j कैप डिवाइड बाई 6। दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास। इसको क्या लिख सकते हो, 14 डिवाइड बाई 6 i कैप प्लस 28 बाई 6 j कैप। दिस इज द पोजिशन वेक्टर। 2 से कैंसिल कर सकते हो आप, 2 से कैंसिल कर सकते हो आप, सेंटर ऑफ मास वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 7 बाई 3 i कैप प्लस 14 बाई 3 j कैप। दिस इज द पोजिशन वेक्टर। डायरेक्ट फॉर्मूला, इजी सा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये समझा आप लोगों ने। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये देखो, m1 m2 इनके कोऑर्डिनेट गिवन है। m1 के कोऑर्डिनेट है 2,4 एंड m2 का कोऑर्डिनेट है आपका 6,6
6,8, ठीक है ना। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट मींस x, y, x cm और y cm। तो आपने पढ़ा है x cm निकालोगे तो क्या होता है m1 x1 प्लस m2 और x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर दो। m1 कितना है बच्चा, m1 है आपका 1 kg एंड x1 कितना है, दिस इज द x1, दिस इज द y1, दिस इज द x2, दिस इज द y2। तो x1 कितना है 2, ओके, प्लस m2 कितना है 2 एंड m2 एंड x2 कितना है, x2 6 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप, यहाँ से आप सॉल्व करोगे, ये हो गया 2 प्लस ये कितना है 6 है ना, 12 है ना, 6 है, ओके 12, ये 3, ये कितना होगा 14/3, 14/3। अब देखो बाई कोऑर्डिनेट बाई सी एम क्या होता है m1/1 प्लस m2/2 अपॉन m1 प्लस m2 इजकल टू m1 की वैल्यू 1, ओके, y1 की वैल्यू 4, ओके, और प्लस m2 की वैल्यू 2, ओके, एंड y2 की वैल्यू 8, ओके, डिवाइड बाई 1 प्लस 2। इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 16 डिवाइड बाई 3, ये कितना हो गया 20/3। यानी कि कोऑर्डिनेट आपको प्राप्त हो गए, XCM, बाई CM कितना है, x की वैल्यू कितनी निकली 14 डिवाइड बाई 3, 20 डिवाइड बाई 3। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है ना। तो यहां कहीं पे आएगा, इनको जोड़ने वाली लाइन पे ही कहीं पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, क्लियर। इसके कोऑर्डिनेट क्या निकले 14 डिवाइड बाई 3, 20/3। इस तरीके से सादा सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। बहुत सारे पार्टिकल, डिफरेंट पार्टिकल गिवन है एक सिस्टम के अंदर, उसका आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। इस तरीके से फॉर्मूले अप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल है एक, देखिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल के कॉर्नर पे 3 मास पार्टिकल रखे हैं जिनका मास इक्वल है m m m, ठीक है ना। जो साइड है ट्रायंगल की वो a है, ठीक है ना। तो फाइंड द, इसका जो इक्वेशन है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। देखिए इस तरीके से कोई जियोमेट्रिकल शेप गिवन है, उसमें मास पार्टिकल कंटेंट करता है वो जियोमेट्रिकल शेप, उसका आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो पहले हम लोग एक जो मास रखा हुआ है, जो बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो उसमें से एक मास को हम लोग क्या मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ओरिजिन मान लेंगे, ओके। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं ओरिजिन 0,0 मास m1 को, इसी को क्या मान लेता हूँ m1, इसी को क्या मान लेता हूँ m2, इसको क्या मान लेता हूँ m3, ओके। अब इसके कोऑर्डिनेट आप लिख लीजिए। अब अगर आपने कोऑर्डिनेट लिख लिए फिर तो आसान है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 by1 प्लस m2 by2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो पहले कोऑर्डिनेट इसके लिख लो। अगर यहाँ पे 0 है तो इधर ये दिस इज द x एक्सिस, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बाई तो 0 हो जाएगा, इस पर बाई 0 हो जाएगा, तो केवल a कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट बचेगा जिसकी वैल्यू है a और 0। अब इसका देखो, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट a कितना है, ये a है, जिस तरीके से देखो ये एंगल 60 है और ये a है, तो मैं इस 60 a हो, इस a के 2 कंपोनेंट तोड़ सकता हूँ। एक तो ये वाला कंपोनेंट कितने में, a cos 60, और एक ये वाला कंपोनेंट a sin 60। तो a cos 60 कितना होता है, a 1/2 यानी कि a/2, यानी कि इधर x एक्सिस में कितना चला वो, कौन सा m3 वाला a/2, एंड a sin थीटा, ये वाला कितना आ रहा है a sin थीटा, ये वैल्यू कितनी है a sin 60। तो a sin 60 √3/2 यानी कि a √3/2a। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x में कितना चला a/2,
एंड बाई कितना हो गया √3/2a। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मास m3। ओके, नाउ इजी, अब तो बहुत आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है आपको, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे आप तो पहले लिख रहा हूँ मैं XCM। XCM क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, m1 की वैल्यू m है, मास तो सब सेम है, ठीक है ना, m1 m है, और x1 की वैल्यू 0 है, अच्छा, प्लस m2 कितना है, m है, x2 की वैल्यू कितना होगा a, अच्छा, प्लस m3 m, एंड x3 कितना हो गया, x3 है a/2 डिवाइड बाई m प्लस m, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका, ये तो 0 हो गया, ये हो गया ma, ये हो गया ma/2, ये हो गया आपका 3m। तो यहाँ से आपने कैंसिल किया, यहाँ से सॉल्व किया, ये क्या होगा 3/2 ma, और नीचे है m 3m, m ने m को मार दिया, m ने m को मारा और 3 ने 3 को मारा, तो यहाँ से क्या वैल्यू प्राप्त हुई आपको, वैल्यू प्राप्त हुई आपको a/2, ठीक है ना। यहाँ से ये वैल्यू प्राप्त हो गई आपके पास, यहाँ से, ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इट इज़ द कैलकुलेशन, ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाई CM, अब बाई के कोऑर्डिनेट लिख लो, बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यू पुट करो, m1 की वैल्यू m, बाई की वैल्यू 0, बाई 1 की वैल्यू प्लस m2 की वैल्यू m, बाई 2 की वैल्यू 0 प्लस m, और बाई 3 की वैल्यू √3/2a डिवाइड बाई 3m। ये 0 हो गया तो इसको हल करो, इसको हल हो गया, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो √3/2a m एंड √3m, m ने m को मार दिया, और ये √3 से ये √3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वैल्यू प्राप्त हुई आपको a/2 √3, ये प्राप्त हुई वैल्यू। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ये जो वैल्यू है यहाँ से प्राप्त हुई, क्लियर, और इसको हटा सकते हैं। अब तो आंसर आ गया अपने पास, ठीक है ना। तो नाउ कोऑर्डिनेट कितने हो गए, कोऑर्डिनेट XCM बाई CM, कोऑर्डिनेट हो गया, XCM की वैल्यू कितनी है a/2, एंड बाई CM की वैल्यू कितनी है a/2 √3। दिस इज द आंसर, ठीक है ना, दिस इज द आंसर, यानी कि यहाँ कहीं लाई करेगा, इस लाइन मिड वाली लाइन से यहाँ कहीं लाई पड़ेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। ओके, सेकंड वाला ये देखो, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम, एक पॉइंट पे किसी को ओरिजिन मानो, फिर उस ओरिजिन पॉइंट के हिसाब से विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, यानी कि रेफरेंस पॉइंट, किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानोगे, उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट लिख लोगे सारे पॉइंटों के। तो मैं पहले क्या कर लेता हूँ, मैं ओरिजिन मान लेता हूँ इसको 0,0, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, मैं इसको मान लेता हूँ m1, इसको मान लेता हूँ m2, इसको मान लेता हूँ m3, इसको मान लेता हूँ m3 m4, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a, बाई की वैल्यू 0, ओके। इसके कितने हो जाएंगे, x में भी a चला और बाई में भी चला a, ओके। इसको कितना मानेंगे, इसके हो जाएंगे आपके ओनली बाई एक्सिस में चल रहा है, x तो 0 हो जाएगा, तो 0, a, सिंपल। अब तो क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला यूज करोगे, XCM इजकल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, क्लियर। वैल्यू पुट करो, m1 की वैल्यू कितने है, m1 की वैल्यू 3 है, अच्छा, x1 की वैल्यू 0 है, ओके, प्लस m2 की वैल्यू कितना है, m2 की वैल्यू है आपके पास 5, ओके, और x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू ये a, ओके, प्लस m3 की वैल्यू 4, और x3 की वैल्यू a, प्लस m4 की वैल्यू 2,
एंड x4 की वैल्यू 0, क्लियर, अपॉन 3 + 5 + 4 + 2, सॉल्व करो, ये 0 हो गया, ये 5a 0 + 5a + 4a + 0 अपॉन कितना हो गया 9 8 8 12 14 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 9/14a 9/14a, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब चाहिए आपको y की वैल्यू, क्या चाहिए y की वैल्यू, तो अप्लाई द फॉर्मूला सेम बाई CM इजकल टू m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 प्लस m4/4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, वैल्यू पुट करो, m1 की वैल्यू 3 हो गया, ओके, y1 की वैल्यू 0 हो गया, ओके, प्लस m2 की वैल्यू 5 एंड y2 की वैल्यू y2 वैल्यू ऑल्सो 0 प्लस m3 वैल्यू 4 एंड by3 इज द a एंड प्लस m4 इज द 2 एंड by4 इज द a अपॉन ये कितना हो गया 14, कितना हो गया 14 डिवाइड बाई ये कितना हो गया 0 प्लस 0, ओके, प्लस 4a प्लस की 2a डिवाइड बाई 14। तो यहाँ से वैल्यू आपको प्राप्त हुई, कितनी हो गई 4 + 2 यानी 6y 14a यानी कि 3/7a। यहाँ से ये वैल्यू प्राप्त हुई आपको। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होता है x, y। तो इसकी वैल्यू क्या निकाला है आपने, x की वैल्यू निकाली आपने 9/14a, चेक द कैलकुलेशन 3/7a, ओके, इतना करेक्ट, इतना समझ में आया आपको अच्छे से कि अगर ज्योमेट्रिकल कोई क्वेश्चन है तो पहले क्या करें, एक पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट मान लूँगा, ओरिजिन मान लूँगा, उसके रेस्पेक्ट में मैं सारे पॉइंट मास जो हैं उनका क्या करूँगा, कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लूँगा, कैलकुलेट कर लूँगा। कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, इजी, ओके।